गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक नए प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि इंडियन रिफॉर्म संगठन, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, का संबंध किससे है। तो ऑप्शन है बाल श्रम, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह और सती प्रथा। तो आप लोग देखेंगे कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन या संगठन की जो स्थापना है 1870 में केशव चंद्र सेन के द्वारा की जा रही है, जो कि ब्रह्म समाज से जुड़े हुए हैं। और इसका जो उद्देश्य है वो है स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना। आप लोग देखेंगे कि केशव चंद्र सेन ने 1861 में जो है इंडियन मिरर नामक पहले दैनिक समाचार पत्र का संपादन किया था। मतलब किसी भारतीय द्वारा दैनिक समाचार पत्र का संपादन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, तो केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया 1861 में। इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1870 में करी थी, जिसका जो उद्देश्य था वो स्त्री शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, आर्य समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद। तो आप लोग देखेंगे जो स्वामी विवेकानंद है वो रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए हैं, ना कि आर्य समाज से जुड़े हुए हैं। इनका जो कार्यकाल, इनका जो जन्म होता है 1863 में होता है और उनकी मृत्यु जो होती है 1902 में हो जाती है। ये शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं, वहाँ पे इनको तूफानी हिंदू के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं 1897 में वेलूर मठ में। ठीक है, आप राजा राम मोहन राय के बारे में जानते ही है, ये भारत के प्रथम समाज सुधारक हैं, भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रदूत हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, बहुत सारे कॉलेजों की स्थापना करी है। तो आर्य समाज के जो संस्थापक हैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, जिन्होंने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना करी। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जो हिंदी भाषा में लिखी, जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। और इन्होंने नारा दिया वेदों की ओर लौटो। और जो आर्य समाज था उसका जो मुख्यालय था, स्थापना तो बम्बई में हुई लेकिन इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ था, लाहौर में था। ठीक है, जो कि 1877 में लाहौर में स्थापना करते हैं आर्य समाज लाहौर की, और वही इनका आगे चल के क्या बनता है, मुख्यालय बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की समाधि पर किस नाटक की पंक्तियां अंकित है। तो ऑप्शन है महाभोज, पाखंड, विडम्बन, हरिकेली नाटक और रत्नावली। तो आप लोग देखेंगे कि इनकी जो समाधि है उस पर हरिकेली नाटक के अंश उत्कीर्ण है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि राजा राम मोहन राय तो हिंदू थे, तो इनकी समाधि कैसे वहां पे स्थापित हुई, इनको दफनाया क्यों गया। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत लोग कहते हैं कि इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था इसलिए जो है इनको दफनाया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। उस समय तक इंग्लैंड में ऐसा कोई कानून नहीं था जहां पर किसी शव को जलाया जाए। ठीक है, इसलिए मजबूरन राजा राम मोहन राय की बॉडी को वहां पे दफनाना पड़ा था। ठीक, तो वहां पे हरकेली नाटक के अंश उत्कीर्ण है उनकी समाधि पे। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए कितने इंच की गजे सिकंदरी शुरू की थी। तो ऑप्शन है आपके सामने 15 इंच, 32 इंच, 30 इंच और 33 इंच। तो आप लोग देखेंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन 30 इंच है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, अंगुल में पूछ देता है। तो आप लोग याद रखेंगे 30 इंच और 39 अंगुल उसको बोलते थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 30 इंच। अगला प्रश्न है, पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया है एमजी रानाडे, राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग। तो आप लोग देखेंगे कि जो एमजी सॉरी इसका जो करेक्ट आंसर है वो एमजी रानाडे है। और एमजी रानाडे ने पश्चिम भारत में खासकर महाराष्ट्र में समाज सुधार को लेकर बहुत सारे कार्य किए और राजनीतिक चेतना को भी इन्होंने जागृत करने का प्रयास किया। आप लोग देखेंगे कि ये पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना से जुड़े हैं 1870 में। और आत्माराम पांडुरंग जो कि 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं, रानाडे के सहयोग से ही करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी रानाडे जी जुड़े हुए हैं। 1884 में आरजी आगरकर जिस फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना करते हैं उसमें भी एमजी रानाडे का सहयोग है। ठीक है, तो एमजी रानाडे देखा जाए तो पश्चिम भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको जो है सांस्कृतिक पुनर्जागरण का पश्चिम भारत में जनक कहा जाता है। ठीक है, अब जो अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड प्रवास के दौरान
ब्रह्म समाज का संचालन किसने किया था? तो आपके सामने ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर, पंडित रामचंद्र विद्यावागीश, केशव चंद्र सेन और दयानंद सरस्वती। तो आप लोग देखेंगे कि ब्रह्म समाज से इसमें जुड़े हुए दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, तीन व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर, पंडित रामचंद्र विद्यावागीश और केशव चंद्र सेन। तो आप लोग देखेंगे कि पंडित रामचंद्र विद्यावागीश जो है उनके इंग्लैंड प्रवास के दौरान ब्रह्म समाज का संचालन कर रहे हैं भारत में, और जब उनकी मृत्यु हो जाती है राजा राम मोहन राय की, उसके बाद जो ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित करने का काम करते हैं वो देवेंद्रनाथ टैगोर करते हैं, ठीक है। और देवेंद्रनाथ टैगोर ही आप लोग देखेंगे कि केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त करते हैं। बाकी जो एक ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, ये आर्य समाज से जुड़े हुए हैं। अब इनका दयानंद सरस्वती के बारे में जान लेते हैं। दयानंद सरस्वती जो है, इनका नाम जो है मूल शंकर है, ठीक। जब ये 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण करते हैं तो ये दंडीन स्वामी पूर्णानंद से मिलते हैं और उनसे दीक्षा ग्रहण करते हैं, और वही इनका नाम बदल के दयानंद सरस्वती कर देते हैं। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि ये 1860 में स्वामी विरजानंद से मिलते हैं और उनसे वेदों की शिक्षा लेते हैं, और वही उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में मांगते हैं कि आप हिंदू धर्म का और जो इसमें पाखंड फैल गया है उसका विरोध करिए और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करिए। तो इसका जो ये प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर जो है पंडित रामचंद्र विद्यावागीश, ठीक है। अब जो अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि निम्नलिखित में से किसने दी थी? तो ऑप्शन है माता ताड़ी देवी, सुभाष चंद्र बोस, अकबर द्वितीय और अकबर प्रथम। तो आप लोग देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा है। अकबर प्रथम बहुत पहले है, राजा राम मोहन राय बहुत बाद में है, तो उनका कोई यहाँ पे ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब बचा ऑप्शन अकबर द्वितीय, जिसका कार्यकाल है 1806 से लेकर 36 तक का, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि इसी के कार्यकाल में अकबर द्वितीय इनको राजा की उपाधि देता है और इनको इंग्लैंड भेजता है कि आप थोड़ा जाइए और वहाँ के जो राजा हैं उनसे थोड़ा बातचीत करिए और उनसे कहिए कि इतने पेंशन में हमारा गुजारा नहीं हो पाता है, तो मेरी पेंशन को थोड़ा बढ़ाया जाए। तो इनको जो है राजा की उपाधि देके अकबर द्वितीय जो है इंग्लैंड भेजता है, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अकबर द्वितीय। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के अनुसार हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप क्या है? तो ऑप्शन है उपनिषद, उक्त सभी पुराण और वेद। तो राजा राम मोहन राय का जो मानना था वो कहते थे कि उपनिषद ही शुद्धतम रूप है, और जब दयानंद सरस्वती की बात कहेंगे तो वो कहेंगे कि वही सत्य है जो वेदों में लिखा है और उसको तर्क की कसौटी पे रखो तभी उसको अपनाओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उपनिषद है। अगला प्रश्न है, दरारे जज्बात वस्तुतः किस सुल्तान की वसीयत थी? तो ऑप्शन है मोहम्मद शाह, खिज्र खां, बहलोल लोदी, मुबारक शाह। तो आप लोग देखेंगे कि बहलोल लोदी को छोड़ के जो तीनों नाम ऑप्शन में सब सैयद वंश के शासक हैं। इसमें भी खिज्र खां जिसने 1414 से लेकर 21 तक शासन किया, इसी ने दरारे जज्बात नामक पुस्तक लिखी जिसमें इसकी वसीयत लिखी हुई है, ठीक है। अब जो खिज्र खान है, आप लोगों को पता होगा कि इनके अफगान और तुर्क होने को लेकर बड़ा विवाद है। कहा जाता है कि ये लोग मिक्स थे, ना अफगान थे ना तुर्क थे, ये अफगान और तुर्क मूल के थे। इसलिए देखेंगे कि जब हम लोग पढ़ते हैं कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी तुर्क सुल्तान कौन था, तब हम लोग कहते हैं नासिरुद्दीन महमूद था, जबकि ये लोग भी तुर्क और अफगान ये दोनों वंश के आते हैं, इसलिए उनको तुर्क नहीं माना गया, ठीक है। ये मिक्स जाति के थे, अफगान मेनली अफगानों के वंशज थे, ठीक है। अब जो खिज्र खान है, अब इसके बारे में आप लोग जान लीजिए कि जब ये शासक बनता है तो आप लोग देखेंगे कि तुगलकों के समय में जो सिक्के चल रहे थे उन्हीं को जारी रखता है और उन्हीं के नाम के सिक्के जारी करवाता है, अपने नाम के सिक्के नहीं जारी करवाता। ये कहीं ना कहीं तुर्क जो अमीर थे उनसे वैधानिकता प्राप्त करने का एक मात्र उपाय था। इसको लगता था कि अगर मान लीजिए हम अपने नाम के सिक्के और खुतबे पढ़वाना शुरू कर दें, हो सकता है कि जो तुर्क अमीर है मेरा समर्थन ना करे। तो इसने कहीं ना कहीं द्वैध शासन, दोहरा मुखौटा जिसको आप कह सकते हैं, उसको पहना। शासन तो खुद कर रहा था लेकिन सारी चीजें किसके नाम से संचालित कर रहा था? तुगलक शासकों के नाम से संचालित कर रहा था। तो दरारे जज्बात जो है किसकी वसीयत है? खिज्र खां की। तो अगला प्रश्न है, 1504 में यमुना के किनारे आगरा नगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन है इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी। आप लोग देखेंगे कि राजस्थान की रियासतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए
सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 में आगरा नगर की स्थापना की जाती है और 1506 में उसको ये क्या बनाता है, अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, मैं समाजवादी हूँ पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और रानाडे। तो ये जो पुस्तक है ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद ने राजयोग, ज्ञान योग और कर्म योग नामक पुस्तकें लिखी है। इनकी दो पत्रिका है, उद्बोधन और प्रबुद्ध भारत। ठीक है, और बाकी जो रामकृष्ण मिशन ऑप्शन में है, रामकृष्ण परमहंस, इनका असली नाम जो है गदाधर चट्टोपाध्याय है, जो कि दक्षिणेश्वर में काली मंदिर के एक पुजारी थे। इन्हीं के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, और स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस के द्वारा जो नाम दिया गया था वो विविदिशानंद दिया गया था। ठीक है, इनका नाम स्वामी विवेकानंद तो आगे चल के खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह ने बदलकर जो है नरेंद्र नाथ दत्त से क्या कर दिया, स्वामी विवेकानंद कर दिया, जब इनको शिकागो में जाना था भाषण देने उससे पहले। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका स्वामी विवेकानंद। अब जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सैयद वंश के किस शासक ने तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन सरहिंदी को संरक्षण दिया था? तो ऑप्शन है मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और खिज्र खान। तो आप लोग देखेंगे कि जो मुबारक शाह है जिसका शासनकाल है 1421 से लेके 34 तक, इसी ने याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण दिया, जिसकी रचनाओं से हम लोगों को तुगलक वंश और सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्माण कराई गई सारी नहरों के बारे में जो जानकारी मिलती है इसी की पुस्तक से मिलती है। ठीक है, तो ये किसके शासनकाल में लिखी गई? मुबारक शाह। अब जो अगला प्रश्न है, देवेंद्र नाथ द्वारा प्रकाशित पत्रिका ब्रह्म समाज का मुखपत्र थी, मतलब कौन सी पत्रिका ब्रह्म समाज का मुखपत्र थी? तो ऑप्शन है आपके सामने तत्वरंजनी, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, तत्वबोधनी और इंडियन मिरर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो तत्वबोधनी पत्रिका है। तत्वरंजनी देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही 1839 में स्थापित एक संगठन का नाम है। ठीक है, और जो इंडियन मिरर है मैंने आप लोगों को बताया केशव चंद्र सेन की पत्रिका है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है तत्वबोधनी। अगला प्रश्न है, तारीख दाऊदी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है अल उमरी, अब्दुल्ला, हसन अली और अली। तो आप लोग देखेंगे कि अब्दुल्ला खां के द्वारा तारीख दाऊदी की रचना की गई है, जिससे अफगान वंश, लोदी वंश के बारे में जानकारी मिलती है, लोदी वंश के राजत्व के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तारीख फरिश्ता के लेखक फरिश्ता ने सैयद वंश के किस शासक के बारे में कहा है कि लोग उसके शासनकाल में संतुष्ट और प्रसन्न थे, अतः जवान और बूढ़े, गुलाम और आजाद सभी ने काले कपड़े पहनकर उसके निधन पर क्या मनाया? शोक मनाया था। तो ऑप्शन है आपके सामने खिज्र खान, इनमें से कोई नहीं, मुबारक शाह और मोहम्मद शाह। तो आप लोग देखेंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो है खिज्र खान है। और जो तारीख फरिश्ता का लेखक फरिश्ता है ये जो है इब्राहिम आदिल शाह के दरबार में है, जो बीजापुर के क्या है, सुल्तान है, बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह। ठीक है, उनके दरबार में है। और इसकी जो रचना है तारीख फरिश्ता, इसको इब्राहिम गुलिस्ता भी कहा जाता है। ठीक है, इसको इब्राहिम गुलिस्ता भी कहा जाता है क्योंकि ये इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित पुस्तक है। और खिज्र खान का टाइम पीरियड अलग है और तारीख फरिश्ता का लेखक का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, वो अलग है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका खिज्र। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी के किस किले पर आक्रमण करने के तदोपरांत वहां की स्त्रियों ने जौहर किया? तो ऑप्शन है नरवर, अवंतगढ़, तिरहुत और चंदेरी। तो आप लोग देखेंगे कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है अवंतगढ़ है। अवंतगढ़ के किले को जब ये जीत लेता है तो वहां की स्त्रियों ने क्या किया? जौहर किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1884 ईस्वी में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है तिलक, गोखले, रानाडे और गोपाल गणेश आगरकर। ठीक है, तो जो इसकी स्थापना है
वो रानाडे के सहयोग से जीजी आगरकर, गोपाल गणेश आगरकर ने की है। और इसमें जो इसके दो सदस्य हैं जो इनके साथ स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसमें शामिल है आपके तिलक और गोखले, ठीक है। लेकिन इसकी स्थापना किसने की है? गोपाल गणेश आगरकर ने। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक ने राज्य का राजस्व अनुमान का विवरण लगाने के लिए किसको नियुक्त किया था, जिस कारण राज्य का खालसा भूमि से 6 करोड़ 85 लाख टन का लगान निश्चित किया गया था? तो ऑप्शन है गाजी साना, मकबूल जहां तेलंगानी, ख्वाजा इमामुद्दीन और मलिक राजी। तो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, इसको ख्वाजा हिसामुद्दीन होना चाहिए था जिसने ये अनुमान लगाया था। और जो मकबूल जहां तेलंगानी है ये आपके फिरोज तुगलक का क्या है? वजीर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ख्वाजा हिसामुद्दीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुराणों को दुष्ट आत्माएं किसने कहा? तो आप लोग देखेंगे कि ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद, एनी बेसेंट और राजा राम मोहन राय। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो दयानंद सरस्वती है। और जो इसमें ऑप्शन में स्वामी श्रद्धानंद देख रहे हैं आप लोग देखेंगे कि जब दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है तो आर्य समाज दो भागों में बंट जाता है। एक पाश्चात्य का पक्षधर है और एक हिंदू सभ्यता संस्कृति को लेकर चलने की बात करता है। तो जो पाश्चात्य के पक्षधर है वो लाला हंसराज है, ठीक है। और जो पाश्चात्य के वो कौन है? स्वामी श्रद्धानंद है, जो 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करते हैं, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दयानंद सरस्वती। सन 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए भारत के लिए प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किसने की थी? तो ऑप्शन है परोपकारिणी सभा, पूना सार्वजनिक सभा, ब्रह्म समाज और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो पूना सार्वजनिक सभा है, जिसकी स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानाडे करते हैं। यही 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, फरहंगे सिकंदरी क्या है? इतिहास, संगीत शास्त्र, आयुर्वेदिक ग्रंथ या तर्कशास्त्र? तो आप लोग देखेंगे फरहंगे सिकंदरी जो है, जिसको तिब्बत सिकंदरी भी कहा जाता है, ये आयुर्वेदिक ग्रंथ है, ठीक है। और इसी के समय में संगीत पर भी एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है लज्जत सिकंदरी, ठीक। और जो फरहंगे सिकंदरी से नाम जुड़ा हुआ है वो मियाँ भुआ, जो कि वजीर है सिकंदर लोदी का, उससे जुड़ा हुआ है फरहंगे सिकंदरी, ठीक। आयुर्वेदिक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सैयद वंश के शासक अलाउद्दीन आलम शाह ने किस वजीर से झगड़ा होने पर दिल्ली की गद्दी और ये बहुत ही मिस्टेक हो गया इसको टाइप करने में। मैं क्वेश्चन ऐसे बता देता हूँ आपको कि जो सैयद वंश का शासक अलाउद्दीन आलम शाह है, अपने किस वजीर से झगड़ा हो जाने पर स्वेच्छा से जो है खिज्र खां को गद्दी सौंप देता है और कहाँ चला जाता है? बदायूं की एकता से संतुष्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है नासिर खान, जमान खान, हामिद खान, मल्लू इकबाल। तो आप लोग देखेंगे कि हामिद खां से इसका झगड़ा होता है और झगड़ा होने के बाद ये बदायूं चला जाता है और स्वेच्छा से गद्दी का त्याग कर देता है। और कुछ समय के लिए इसमें आप लोग देखेंगे कि एक बहार खान लोदी नामक व्यक्ति कुछ समय के लिए, सॉरी मैं इसको देख के आपको बता रहा हूँ, तो कुछ समय के लिए वहां पे दौलत खान, मैं गलत बता दिया था, कुछ समय के लिए वहां पे दौलत खान लोदी नामक व्यक्ति शासन करता है, जिसको सत्ता से हटा के जो खिज्र खां है वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है हामिद खान। अगला प्रश्न है, 1863 ईस्वी में झूठे धर्म का खंडन करने के लिए आगरा में पाखंड खंडनी पताका लहराई थी। तो ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और विवियन डेरेजियो। तो विवियन डेरेजियो जो है आपके यंग बंगाल मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग एक चीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अगर यही अलग तरीके से पूछा तो आप थोड़ा गड़बड़ कर सकते थे कि पाखंड खंडनी पताका कहाँ फहराई गई थी। हो सकता है बहुत लोग गलत बताते, और कब फहराई गई थी तो गलत बताते, लेकिन ये तो सीधे नाम पूछ दिया तो सबको पता है कि इसका उत्तर होगा दयानंद सरस्वती। लेकिन अलग तरीके से पूछेगा तो आप गड़बड़ हो सकते हैं।
बंगाल विजय के बाद लौटते समय लकड़ी से निर्मित महल में गयासुद्दीन तुगलक कहाँ ठहरा था? तो ऑप्शन है मतलबपुर, अफगानपुर, सुल्तानपुर, शमशादपुर। तो आप लोग देखेंगे कि दिल्ली के निकट अफगानपुर में लकड़ी के बनाए महल में ये ठहरा हुआ था। और वो जो लकड़ी का महल बनाया था वो शाहना ये इमारत अहमद अयाज ने बनाया हुआ था। ठीक है, एक अहमद अयाज नामक व्यक्ति है, उसने ये महल बनाया हुआ था। अब आपको पता चल गया कि वो अफगानपुर में ठहरा हुआ था। लेकिन यहाँ पे बड़ा विवाद है, यहीं पे आप लोग देखेंगे कि लकड़ी के महल में ही चप के जो है मृत्यु हो जाती है गयासुद्दीन तुगलक की। तो अब सवाल उठता है कि उसके पीछे हाथ किसका था? तो कहा जाता है कि चूंकि इसने धमकी दी थी मोहम्मद बिन तुगलक को कि मेरे आने से पहले औलिया का साथ वो छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ही दिक्कत होगी। तो निजामुद्दीन औलिया कहता है दिल्ली हुजूम दूरस, मतलब दिल्ली अभी दूर है। तो ऐसा कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया के कहने पर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपने पिता की हत्या कर दी गई थी। अब इसके विषय में दो तीन इतिहासकार हैं, जैसे इब्न बतूता इसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक को जिम्मेदार मानते हैं, और जो फरिश्ता और बर्नी है वो इसको एक दुर्घटना मात्र बताते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग देखेंगे कि ये महल जो बनाया रहता है अहमद अयाज, जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो उसको दंडित नहीं किया जाता है, बल्कि उसका प्रमोशन कर दिया जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का कोई ना कोई रोल जरूर रहा होगा अपने पिता की हत्या में, क्योंकि अगर उसके पिता की हत्या मात्र दुर्घटना थी तो उस महल को बनाने वाले अहमद अयाज को दंडित क्यों नहीं किया गया, बल्कि उसको प्रमोट कर दिया गया और उच्च पद पर बैठा दिया गया। ठीक है, तो ये कहाँ ठहरा हुआ था? अफगानपुर में। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ऑप्शन है ब्रिस्टल, जोरांस्की, न्यूयॉर्क। ठीक है, आप लोग देखेंगे कि उसकी जो मृत्यु है ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई है। और इनकी जो जीवनी है वो मेरी कारपेंटर ने लिखी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सैयद वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने सिक्कों पर पूर्व तुगलक शासकों का नाम ही रहने दिया? मैंने आपको पहले भी बताया कि खिज्र खान ने ऐसा किया था। वो एक तरह से तुगलक वंश के शासकों को मुखौटे के रूप में यूज कर रहा था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है खिज्र खान। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य का हिसाब किताब रखने की लेखा परीक्षण प्रणाली की शुरुआत किसने करी? तो ऑप्शन है बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी और निजामुद्दीन। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नया टाइप का भी है कि राज्य का हिसाब किताब रखने की लेखा परीक्षण प्रणाली की शुरुआत किसने करी? तो इसका करेक्ट आंसर है जो सिकंदर लोदी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने भारत में आधुनिक युग का सूत्रपात किया था, यह कथन किसने दिया है? तो ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, केशव चंद्र सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर, अकबर द्वितीय। तो आप लोग देखेंगे सुभाष चंद्र बोस इनको युग दूत की संज्ञा देते हैं, और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इनको आधुनिक युग का सूत्रपात करने वाला व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक सिंधु नदी के तट पर थट्टा नामक स्थान पर हुआ, दिल्ली जाने से पहले किस सूफी की दरगाह पर प्रार्थना करने गया था? तो आप लोग देखेंगे कि ऑप्शन है मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, शेख सलीम चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया। ये तो सारे के सारे सूफी संत हैं। तो इसमें जो बाबा फरीद हैं, जिनका जो एक तरह से मुख्यालय है वो अजोधन में है, वहां पर फिरोज तुगलक जाता है दर्शन करने। ठीक है, अगला प्रश्न है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन है अलाउद्दीन आलम शाह, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है अलाउद्दीन आलम शाह, जो स्वेच्छा से गद्दी का त्याग कर देता है। ठीक है, तैमूर लंग के आक्रमण 1398 ईस्वी के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था। तो ऑप्शन है रामपुर, खानदेश, बुंदेलखंड और जौनपुर। तो आप लोग देखेंगे कि जब इसका आक्रमण होता है तो जौनपुर के जो सूबेदार होते हैं वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। ठीक है, तो और उस समय वो मलिक सरवर नाम का व्यक्ति है जो अपने आप को दिल्ली सल्तनत से क्या घोषित कर देता है? स्वतंत्र घोषित कर। तो जो मलिक सरवर है उसने जौनपुर की स्थापना करी थी। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है जौन। अगला प्रश्न है, पैगंबर का सेनापति उपाधि किसकी थी? तो ऑप्शन है निजामुल मुल्क जुनैदी, खुसरो शाह, मोहम्मद बिन तुगलक, मुबारक शाह के लिए। तो आप लोग देखेंगे कि निजामुल मुल्क जुनैदी जो है इल्तुतमिश से लेकर रजिया के समय तक वजीर के पद पर कार्य करता है, और जो खुसरो शाह है मुबारक शाह खिलजी की हत्या करके कुछ समय तक शासन करता है, और इसी ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। ठीक है,
अगला प्रश्न है, सैयद वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन है मोहम्मद शाह, खिज्र खां, मुबारक शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। तो सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण किया मुबारक शाह ने, ठीक है, जिसका कार्यकाल है 1414 से 1421 से 34 तक। निम्नलिखित में से किस वंश के सुल्तान अपने आप को पैगंबर का वंशज मानते थे? तो ऑप्शन है सैयद वंश, गुलाम वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश। तो कहीं ना कहीं अमीरों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, आम जनता में अपना सम्मान बढ़ाने के लिए जो सुल्तान हुआ करते थे, अपने आप को किसी न किसी प्रतिष्ठित परिवार से जोड़ते थे। तो इसी क्रम में जो सैयद वंश है, इसने अपने आप को सुल्तान, अपने आप को पैगंबर के वंशज से जोड़ा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सैयद। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस सुल्तान के विषय में कहते हैं कि, रहते होंगे, कहते हैं कि वह 100 पंडितों का शिरोवस्त्र अपने राज मुकुट के नीचे धारण करता था? तो ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, बलबन अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक है, और इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के इतिहास के बारे में तुगलकनामा नामक पुस्तक में लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो अगला प्रश्न है, 1874 ईस्वी में मराठी मासिक पत्रिका निबंधमाला किसने शुरू की थी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका विष्णु शास्त्री चिपुलकर। इसके अलावा जो आपको ऑप्शन में पंडित रमाबाई दिख रही हैं, पंडिता रमाबाई ने द हाई कास्ट हिंदू वुमेन नामक पुस्तक लिखी 1887 में, और 1889 में शारदा सदन की इन्होंने क्या करी है, स्थापना करी है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है विष्णु शास्त्री चिपुलकर। और जो आरजी भंडारकर ऑप्शन में दिख रहे हैं, डीडी कर्वे द्वारा स्थापित प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो कि पुणे में स्थापित हुआ था, उसके प्रथम कुलाधिपति कौन रहे? आरजी भंडारकर रहे, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ। अगला प्रश्न है, ब्रह्म विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किसके प्रयासों का परिणाम था? तो दयानंद सरस्वती, रमाबाई, राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन। तो मैंने आपको पीछे ही इसका, पीछे तो नहीं किया। तो केशव चंद्र सेन के द्वारा उनके प्रयासों से 1872 में नेटिव मैरिज, ब्रह्मो नेटिव मैरिज एक्ट, या इसको ब्रह्म विवाह अधिनियम कहते हैं, पारित होता है, जिसमें लड़कियों की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की जो विवाह की न्यूनतम उम्र होती है वो, लड़कों की जो विवाह की न्यूनतम उम्र होती है उसको 18 वर्ष निर्धारित किया जाता है, ठीक है। लड़कियों के लिए 14 और लड़कों के लिए 18। इसके पहले भी कई सारे एक्ट आ चुके हैं। इसके पहले 1860 में एज ऑफ कंसेंट बिल आया है, जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से आया है। उसमें लड़कियों की उम्र 10 वर्ष निर्धारित की गई है। फिर 1891 में मालाबारी और एसएस बंगाली के प्रयास से एक और एक्ट आता है, उसको भी एज ऑफ कंसेंट एक्ट कहते हैं, जिसमें लड़कियों की न्यूनतम उम्र 12 वर्ष निर्धारित की जाती है, ठीक है। और आर्य समाज के द्वारा भी एक रूल बनाया गया रहता है आर्य समाज के लोगों के लिए, जिसमें लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 16 वर्ष और लड़कों के लिए 25 वर्ष निर्धारित की गई है, ठीक है। तो ब्रह्म ये विवाह अधिनियम जो है केशव चंद्र सेन के प्रयास से पारित होता है, और भी बहुत सारे एक्ट जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और आर्य समाज के द्वारा भी लाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है, किसने कहा? तो ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन। तो करेक्ट ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, और इसी लाइन की वजह से इनको जो है भारत में स्वराज का जनक माना जाता है, ठीक है। कि सबसे पहले स्वराज्य की बात किसने करी थी? दयानंद सरस्वती ने करी थी। अगला प्रश्न है, अमेरिका में स्वामी विवेकानंद को कहा गया भारत का मार्टिन लूथर, तूफानी हिंदू, हिंदू रक्षक, हिंदू संस्कृति का रक्षक। आप लोग देखेंगे कि भारत का मार्टिन लूथर जो है स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, और अमेरिका के शिकागो में विवेकानंद को जो कहा गया वो तूफानी हिंदू कहा गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, पंजाब, मुल्तान व सिंध को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग किस सैयद सुल्तान ने बनाया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इन चारों में वो खिज्र खां है। अब कैसे है, जब तैमूर भारत को लूट कर वापस जा रहा होता है, पंजाब, मुल्तान व सिंध ये सब इलाके किसको सौंप देता है? खिज्र खां को सौंप देता है। और आप लोग देखेंगे जो खिज्र खां है वो शाहरुख जो कि तैमूर का वंशज है, उसको बराबर टैक्स और
और उसका खुतबों में नाम वगैरह भी पढ़वाता है, ठीक है। जब ये दिल्ली का सुल्तान बनता है तो इसी के साथ वो प्रांत भी पूरा दिल्ली के क्या बन जाते हैं, अंग बन जाते हैं। तो आज हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात करी। हालांकि कुछ कुछ जगह हम लोग फंसे भी, मुझे भी कुछ कुछ चीज़ें देखनी पड़ी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबको सब कुछ आता है। तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे। तो कल हम एक नए प्रैक्टिस सेट में आप लोग से मिलेंगे। थैंक यू।